अच्छा जी, तो चलिए बेटे, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ, जो फाइनल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दैट इज दी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसको हम कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है बेटे? देखें, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस इज दी सब्सटेंस जो कि इस सेल के अंदर है। और इस सब्सटेंस का, ये सब्सटेंस बेसिकली लिपिड इनसॉल्युबल है, सॉरी, हाँ, लिपिड इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। तो डेफिनेटली इस तरह के सब्सटेंस जब बनते हैं सेल के अंदर, तो वो फिर सेल के अंदर स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ठीक है। और फिर जब उन सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको स्टिमुलस मिलता है सेल को, तो फिर क्या होता है, ये सब्सटेंसेस जो है वो वेसिकल जो है वो मूव करना शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल जो है वो फ्यूज होता है, और फिर उस फ्यूजन के नतीजे में वो सब्सटेंस जो है वो सेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो जो है वो सेल से बाहर मूव करता है, ठीक है, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह की ट्रांसपोर्ट जो है, जो वेसिकुलर फॉर्म में हो रही है, जो सेल के अंदर से सेल के बाहर हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वो ट्रांसपोर्ट है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट फॉर्म, टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो कि जिसके थ्रू सब्सटेंसेस सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करती है, ठीक। दिस इज एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस है, ये, दिस इज आल्सो लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। सो ये सब्सटेंस जो है ये सेल के अंदर कैसे मूव करेगा, इसके लिए जो है ये सब्सटेंस सेल के अंदर जो है वो मूव कैसे करेगा, बिकॉज दिस इज आल्सो लिपिड इनसॉल्युबल। तो ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो है ये इंडेंट करेगा, और फिर ये इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इन्गल्फ करेगा, और इस सब्सटेंस को इन्गल्फ करने के बाद ये सब्सटेंस जो है ये विद मेम्ब्रेन, along with the सेल मेम्ब्रेन, ये डिटेच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, और ये सेल के अंदर फिर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल स्टोर रहेगा, ठीक है। सो क्या हुआ, वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड इनसॉल्युबल हैं और जिनको सेल जो है वो इनगल्फ कर लेता है, और उस इनगल्फमेंट के बाद चूंकि वो सब्सटेंसेस लिपिड इनसॉल्युबल हैं तो वो सेल के अंदर स्टोर रह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। सो वो ट्रांसपोर्ट जो सेल के बाहर से सेल के अंदर हो रही है और वेसिकल के फॉर्म में, उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी। सो हमने दो तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बेटर डिफाइन कर लिए, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। एक वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसके अंदर सब्सटेंसेस जो है वो सेल से के अंदर से सेल के बाहर मूव कर रहे हैं, और उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं। दूसरी टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर सब्सटेंसेस जो लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो है वो मूव करते हैं, बाहर से अंदर सेल की तरफ आते हैं, और उस टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को जो सेल के बाहर से सेल के अंदर होती है, उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी। अब चलें जी, अब हम एग्जांपल्स जो हैं कुछ लेते हैं और उस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है यहाँ पे जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस उसने सेल के अंदर मूव करना है, ठीक है। तो सेल के अंदर जब उसने मूव करना है तो होगा क्या कि ये सेल इस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, कुछ सेल्स के अंदर ना ऐसे जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ सेल्स के अंदर
क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है और इसने सेल के अंदर मूव करना है। सो क्या होता है कि इन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर जनाब इंडेंटेशन शुरू हो जाती है, इंडेंटेशन शुरू हो जाती है। ऐसे वो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इंडेंट करते हैं और ये जो सब्सटेंस है ये उस इंडेंटेशन के अंदर मूव करना शुरू करता है। ये इंडेंटेशन और डीप होने शुरू होती है और फाइनली ये जो मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज होती है और ये जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस था, वाटर था या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस था, ये फाइनली जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस था, लिपिड सॉल्युबल नहीं था। सेल के अंदर इसकी मूवमेंट हुई इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, सो ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस? बाहर से अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस। हो रही है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। लेकिन एंडोसाइटोसिस। कौन सी चीज जो है वो सब ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस? ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सेल जो है एक तरह से ड्रिंकिंग कर रहा है। ठीक है, ड्रिंक कर रहा है, उस ड्रिंकिंग कर रहा है और वो प्रोसेस जिसके थ्रू पिनोसाइटोसिस। है उस प्रोसेस को हम कहते हैं, बेटे बिल्कुल सही बताया आपने, उस प्रोसेस का नाम है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस में हमेशा वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं, वाटर या वो सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर मूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? पिनोसाइटोसिस की समझ आई सबको? सो यस सर। दिस इज पिनोसाइटोसिस, इसको मैं ए कह रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे भी ए लिख रहा हूँ। ये हमने एक एग्जांपल दी पिनोसाइटोसिस की। ठीक है जी, अब हम आते हैं एक दूसरे सिनेरियो पे जिसमें हमारे पास एक सेल है। ठीक है, और इस दफा सेल के बाहर जो सब्सटेंस है ये, दिस इज अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया या कोई जो है वो फंजाई है या कोई सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, अब इस सॉलिड पार्टिकल को सेल ने इनगल्फ करना है, सॉलिड पार्टिकल ने सेल के अंदर मूव करना है। ठीक है, दिस इज, तो ये इस सॉलिड पार्टिकल ये सेल के अंदर कैसे मूव करेगा? लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल है, सो ये सेल के अंदर कैसे मूव करेगा? सो ये सेल के अंदर इस तरह से बेटे मूव करेगा कि ये सेल क्या करेगा, ये अपनी जो है मेम्ब्रेन जो है, इसका मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ये अपनी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऐसे बनाएगा जिसके थ्रू ये इस सब्सटेंस को ऐसे घेरने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये इसको कवर कर लेगा ऐसे ऐसे। अब जब ये कवर हो जाएगा, तो ये जो सब्सटेंस है, जो इनगल्फ पार्टिकल है, ये पार्टिकल अलोंग विद दिस मेम्ब्रेन ये सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल ने क्या किया, यहाँ पे सेल ने इनगल्फ किया एक सॉलिड पार्टिकल को, फेगोसाइटोसिस। एक सॉलिड पार्टिकल को। इस वजह से वो प्रोसेस जिसके थ्रू फेगोसाइटोसिस। सब्सटेंसेस जो हैं वो फेगोसाइटोसिस। इनगल्फ, हाँ लिक्विड सॉलिड सब्सटेंसेस जो है इनगल्फ होती हैं, उस प्रोसेस को बेटे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। दिस इज फेगोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। देखें, पहले वाले में तो ये था कि वाटर जो है, वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो सेल उसको उसको जो है इनगल्फ कर रहा था। तो उस वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो लाइट वेट होता है, वो इजीली जो है सेल उसको इनगल्फ करता है, मेम्ब्रेन जो है वो उसका उसका बोझ बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटे, वो तो मेरा ख्याल है जो है, अगर बैक्टीरिया है कोई, तो डेफिनेटली उस बैक्टीरिया का या उस सॉलिड पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा और ये मेम्ब्रेन जो है ये इनगल्फ तो कर लेगा, उसको कवर तो कर लेगा, लेकिन उस वेसिकल को पिंच ऑफ कराना और उसको सेल के अंदर मूव कराने के लिए डेफिनेटली कोई सपोर्टिंग प्रोटीन्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, कोई सपोर्टिंग प्रोटीन्स चाहिए होंगी। सो वो क्या होता है
कि जब ये सूडोपोड बनाता है ये मेम्ब्रेन, ठीक है, तो और ये उस सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेता है, तो इस मेम्ब्रेन के इनर साइड पे ना ऐसे, इसके अंदर वाली साइड पे ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये फिलामेंट्स हैं, ये इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली इस इस वेजिकल को खींचते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, इसको इस तरफ पुल इन करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। इन प्रोटीन्स को का बेसिकली बेटे नाम है, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन्स, एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है जी। सो ये जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली ये क्या करते होते हैं, ये हेल्प करते हैं इस इस सेल मेम्ब्रेन को, इस सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं और इसको अंदर मूव करने में हेल्प करते होते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं इनको फिर हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन्स। सो जो एंडोसाइटोसिस है, जो फेगोसाइटोसिस है, वो होती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आई आप सबको? कोई भी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो मैं यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ, क्लियर सबको बेटे? चलें जी, अब हम मूव करते हैं एक थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ। देखें जनाब, ये हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल लिवर सेल है, ठीक है। लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है? Hepatocytes. हेपेटोसाइट्स, बिल्कुल, दोज आर हेपेटोसाइट्स, दीज आर हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट्स का मेजरली काम क्या होता है, ये बेसिकली अच्छा जी, अभी तक बेटे किसी भी स्टूडेंट ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, मुझे मैसेज आया है किसी स्टूडेंट ने अभी तक मीटिंग ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ऐड करता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। एक बच्ची थी जिसको मैंने रिमूव किया है, उसने अपना नाम चेंज नहीं किया था, ओप्पो उसके मोबाइल का नाम था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी स्टूडेंट जो है वो अपने नाम के साथ सेलफोन का नाम जो है अपने नाम के साथ नहीं करेगा उसको मैं लेक्चर में अलाउ नहीं करूँगा। सो उसको मैंने अलाउ नहीं किया। बाकी इस टाइम पे 39 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, तो जो और ऑनलाइन होना चाहते हैं तो वो उसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे, वो मेरे पास आएंगे, मैं इनको यहाँ पे एडमिट कर दूंगा तो वो अंदर आ जाएंगे, मेरे पास मैसेज उस टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है। आप उनको कह दें। चलें जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक थर्ड टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस की, जिसमें क्या है, आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं, आपने किसी जब वो उनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका रहता है तो उनको अक्सर जब वो फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन उनको कहता होता है कि यार आप जो है ना रूटीन में जब वो फिजिशियन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप चेकअप कराने से पहले अपना एक टेस्ट करा के लाया करें, और वो टेस्ट जो है क्या होता है उसमें वो होता है सीरम लिपिड प्रोफाइल, सीरम लिपिड प्रोफाइल। सीरम लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर जनाब HDL होता है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कहते हैं, उसके अंदर जनाब LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, उसके अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड होता है। सो ये चार चीज़ें हैं जो कि बेसिकली लिपिड कंपोनेंट या लिपिड कंटेंट बनाती होती है सीरम का। तो सीरम के अंदर ये चारों चीज़ें जो है ना, ये चारों फॉर्म्स लिपिड्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो HDL है ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और LDL, हम कहते हैं HDL आर गुड फैट्स और LDL आर बैड फैट्स। उसकी वजह क्या है कि HDL के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी LDL। LDL के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ब्लड के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं। लिवर जो है, लिवर के जो हेपेटोसाइट्स हैं वो कोशिश करता होता है कि ब्लड के अंदर इनका लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। सो वो क्या करता है, जो बैड फैट्स है ना LDL, उसकी इनगल्फमेंट करता होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन करता होता है। सेल जो है वो हेपेटोसाइट्स इस LDL को सेल के अंदर लेके जाते हैं।
सो अब ये जो LDL है, ये लिवर के हेपेटोसाइट्स जो हैं इनके ऊपर जो है ना स्पेसिफिक इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके सेल्स के ऊपर ऐसे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ LDL। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ LDL। इस रिसेप्टर्स के सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर होते हैं फॉर LDL। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जनाब LDL है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड के अंदर LDL है, सही। इस LDL ने मूव करना है, इस ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, ये ब्लड के अंदर जो LDL होते हैं उस LDL की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, इस LDL को बाइंड करता है और इस LDL को सेल के अंदर लेके जाता है ताकि ब्लड के अंदर LDL कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे। ठीक है, अब क्या होगा, ये LDL जब यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, यहाँ पे ऐसे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो फिर क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह से अंदर की तरफ ना ऐसे इंडेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी जो इंडेंटेशन है, इसकी जो इंडेंटेशन ये किस वजह से होती है, चलें उसकी तरफ हम पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही यहाँ पे LDL बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो उस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि इस रिसेप्टर के इनर साइड पे ये रिसेप्टर के साथ जब बाइंडिंग होती है तो सेल के अंदर मैसेज चला जाता है, और इस रिसेप्टर के अंदर वाली साइड पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो आके यहाँ पे इस तरह बाइंड करना शुरू कर जाते हैं, इस तरह लाइन अप होके ऐसे इस रिसेप्टर के इनर साइड पे ऐसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली पिंचिंग प्रोटीन्स हैं, ये इस मेम्ब्रेन की पिंचिंग करते हैं और इस मेम्ब्रेन को जो है ना ऐसे अंदर की तरफ लेके आना शुरू कर जाते हैं, इसको ऐसे इंडेंट करना शुरू करते हैं, पिंचिंग शुरू हो जाती है। बिकॉज इस पिंचिंग का फायदा क्या होगा कि ये जो LDL है वो अलोंग विद रिसेप्टर सेल के अंदर आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इस पिंचिंग की वजह से ना ऐसे एक पिट सा बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये पिट किसने बनाया, इन प्रोटीन्स ने बनाया है। इन प्रोटीन्स का नाम क्या है, इन प्रोटीन्स को बेटे बेटे हम कहते हैं, इन प्रोटीन्स का नाम है क्लैथरीन, क्लैथरीन, क्लैथरीन प्रोटीन। ठीक है, क्लैथरीन प्रोटीन्स, वहां पे एक्टिन प्रोटीन्स थे, यहाँ पे क्लैथरीन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और इन क्लैथरीन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये इस तरह से जब LDL बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ तो ये इस मेम्ब्रेन की पिंचिंग शुरू कर देते हैं। तो इस पिंचिंग की वजह से ना ऐसे इंडेंटेशन सी बन जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे डिप्रेशन सी बन जाती है। इस डिप्रेशन को हम बेसिकली स्पेसिफिक नाम देते हैं और उसका नाम है जनाब, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं क्लैथरीन कोटेड पिट। ठीक है, दिस इज क्लैथरीन कोटेड पिट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हल्की सी जो इंडेंटेशन बन जाती है तो एक पिट सा बन जाता है, पिट डिप्रेशन को कहते हैं ना। सो दिस इज दी क्लैथरीन, ये जो डिप्रेशन है ये बेसिकली क्लैथरीन कोटेड है। ये मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेल के अंदर आना शुरू कर जाती है, ये इसको फर्दर क्लैथरीन प्रोटीन जो है इसकी पिंचिंग शुरू करना शुरू करते हैं और फाइनली जो है ये इसको अंदर ले आते हैं अलॉन्ग विद दी रिसेप्टर्स, और उन रिसेप्टर के साथ जो LDL बाइंड है वो सेल के अंदर आ जाता है। तो फाइनली सेल के अंदर हमारे पास जो है वो LDL इस प्रोसेस के थ्रू फाइनली सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, along with its receptors। yes, इसके receptors along with LDL ये सेल के अंदर आ जाते हैं। सॉरी, ठीक है, अब LDL सेल के अंदर आ गया तो फिर सेल के अंदर जनाब स्पेसिफिक मैंने आपको बात कहा था कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर बेसिकली एंजाइम्स हैं जो लाइसोजाइम्स होते हैं। वो जो लाइसोजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिर इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और इस मेम्ब्रेन उस लाइसोजाइम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस रिसेप्टर की डिटैचमेंट करवाते हैं फ्रॉम दी LDL। ठीक है,
ताकि रिसेप्टर जो है वो वापस मूव करें टुवर्ड्स द सरफेस, ताकि और एलडीएल जो है प्रोटीन्स एलडीएल जो है उनको ट्रांसपोर्ट करवा सके, और जो एलडीएल सेल के अंदर आया है वो फिर सेल के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो सेल के अंदर स्टोर रहता है। सो इस तरह से लेबर ने क्या किया कि एक लिपिड इन एक सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में या सेल के अंदर लेके आया इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल। सो जो सब्सटेंसेस सेल के बाहर से सेल के अंदर आती हैं वेजिकुलर फॉर्म में, सो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये जो एंडोसाइटोसिस की टाइप थी उसको बेसिकली इसको हम कहते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम है और इसको हम बेटे कहते हैं, इसका नाम है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गई रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो दिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सो क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एंडोसाइटोसिस है वो रिसेप्टर मीडिएट की है, बिकॉज रिसेप्टर के साथ जब एलडीएल बाइंड हुआ तो तभी क्लैथरिन प्रोटीन्स यहाँ पे आ गई और क्लैथरिन प्रोटीन्स ने पिंचिंग शुरू कर दी, क्लैथरिन कोटेड फिट बनना शुरू हुआ और फाइनल फट पिंचिंग बढ़ती गई और फाइनली जो है जो रिसेप्टर था अलॉन्ग विद द एलडीएल वो सेल के अंदर आ गया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। और फिर मैंने आपको आगे बता दिया कि लाइसोसोम जो है उसको मूव करवा देते हैं, डिटेच करवा देते हैं और एलडीएल और रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर वापस जो है सरफेस पे चले जाते हैं ताकि और एलडीएल के अंदर आए और एलडीएल जो है वो इस तरह से हेपेटोसाइट्स में आ जाता है। तो इस तरह से लिवर जो है वो ब्लड के अंदर एलडीएल की स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ तक हमने सारा कर लिया, एक आखिरी जो है मैं एक एग्जांपल सिंपल देने लगा हूँ और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। और एक्सोसाइटोसिस की चूंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इसके कुछ एग्जांपल में दे चुका हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जनाब ये आपका इंसुलिन है, ठीक है, तो सेल के अंदर जब बनता है प्रोटीन हार्मोन है, तो जब प्रोटीन हार्मोन सेल के अंदर बनते हैं तो वेजिकुलर फॉर्म के अंदर वो सेल में स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास का फंक्शन क्या होता है, वो इंसुलिन की स्टोरेज करता है। ठीक है, अब जब कोई बीटा सेल स्टिमुलेशन होगी वो कब होगी, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हाई होगा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हाई होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपके जी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई है, ठीक है, अब हाई ग्लूकोज की वजह से क्या होगा, ये जो बीटा सेल्स हैं इनकी स्टिमुलेशन होगी। बीटा सेल की स्टिमुलेशन कैसे होती है कि उस स्टिमुलेशन के नतीजे में क्या होता है कि इस बीटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। उस ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आना शुरू कर जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू कर जाता है और कैल्शियम जब सेल के अंदर आता है तो ये बेसिकली रिएक्ट करता है विद दीज वेसिकल्स, ठीक है, इन वेसिकल के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या करता है, इन वेसिकल्स की मूवमेंट शुरू करवा देता है, इन वेसिकल्स की मूवमेंट करवाता है फ्रॉम दी टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। सर ये बात रिपीट कर दें एक बार। जी मैं ये कह रहा था कि जब कभी भी फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस इज दी दीज आर दी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, और हम पहले भी ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड फॉर दी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है, और इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी, ठीक है, अब जब कभी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होगी तो जो बीटा सेल्स हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली कैल्शियम ट्रांसपोर्टर होंगे वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आता है, ठीक है, और कैल्शियम जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आता है तो ये कैल्शियम क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द वेसिकल दैट हैज द स्टोर्ड इंसुलिन इन इट, ठीक है, और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ये कैल्शियम
इस वेसिकल की मूवमेंट स्टार्ट करवाता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के पास जब वेसिकल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, वेसिकुलर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, और इस फ्यूजन के नतीजे में ये जो स्टोर्ड इंसुलिन था ये सेल के बाहर आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, और फिर इंसुलिन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वो वाटर सॉल्युबल या हम कहते हैं लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि वेसिकल के फॉर्म में स्टोर था, ठीक है, और वो वेसिकल फॉर्म के अंदर जो स्टोर्ड सब्सटेंस था वो सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव हुआ। सो इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो सेल के अंदर से सेल के बाहर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, सो इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेटे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस की एक सिंपल एग्जांपल दे दी कि एक्सोसाइटोसिस के सिंपल एग्जांपल नॉर्मली जितने भी ज़्यादातर जो हमारे हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादातर जो है वो सेल्स, जब कोई भी उनके रिस्पेक्टिव सेल स्टिमुलेट होते हैं तो वो सेल से बाहर जो मूव करते हैं ब्लड के अंदर, जो उनकी एंट्री होती है तो वो थ्रू एक्सोसाइटोसिस होती है। ठीक है, सो बेटे आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या 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 होती हैं, कौन कौन सी थी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, जो हम पिछले सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट वीडियो थी जिसको हमने दोबारा इस मीटिंग से पहले हमने किया था। सो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि उनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि these carrier mediated transporter proteins are number one, those are actually those follow the property, those are the property of stereospecificity। सेकंड हमने डिस्कस किया था कि वो फॉलो करते हैं, उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है सैचुरेशन की, और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी कॉम्पिटिशन की होती है। ठीक है, सो उनको फिर हमने विद एग्जांपल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया, और उसमें फिर हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को पहले डिफाइन किया, और फिर हमने एंडोसाइटोसिस की टाइप्स डिस्कस की, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये मैंने आपको पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल दी कि उसमें वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं उनको सेल जो है वो ड्रिंक करता है। सो वो प्रोसेस जिसमें वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं, सो वो एंडोसाइटोसिस है, और इस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। फिर मैंने आपको कहा कि कुछ अगर सेल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको अगर सेल इनगल्फ करता है, सो चूंकि जब सॉलिड पार्टिकल सेल इनगल्फ करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस जो है वो विद द हेल्प ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड टाइप डिस्कस की एंडोसाइटोसिस की, दैट वाज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें मैंने आपको कहा कि that depends upon the presence of clathrin proteins, और इसमें मैंने आपको LDL की एग्जांपल दी कि हेपेटोसाइट किस तरह से LDL की अपटेक करता है फ्रॉम द ब्लड, और वो भी होती है थ्रू एंडोसाइटोसिस। और उस एंडोसाइटोसिस को बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये मीडिएट करते हैं, इस वजह से इस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस को हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और फाइनली बेटे हमने फिर एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल डिस्कस की। ठीक है जी, क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी बात की समझ ना आई हो? सर जी जी, जब लिपिड सॉल्युबल कोई लिक्विड सब्सटेंस होगा वो लिपिड इनसॉल्युबल, अगर जी जी नहीं लिपिड जी जी सॉल्युबल होगा तो जी जी। उसको पिनोसाइटोसिस नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? लिपिड लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है ना उसके लिए तो वेसिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। तो उसके लिए तो बेसिकली ये तो जो वो सब्सटेंसेस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिर्फ वही सब्सटेंसेस आएंगे जो लिपिड इनसॉल्युबल होंगे, जो वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, बेशक जी ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में हो प्योरली, वो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, या वो किसी रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर मूव करते हो, तो वो तीनों एंडोसाइटोसिस की तरफ होंगे। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चलें जी, तो हम यहाँ पे इसको एंड अप करते हैं। हमने किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा बेटे तो आप लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हो, आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बुक बता देता हूँ, बुक के मैं आपको पेज नंबर्स भी बता देता हूँ, आप वहाँ से एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, और अगले लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
थैंक यू बेटे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Bye. अल्लाह